आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कल के अपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर के जो टॉपिक्स थे उसके आगे की बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। इन सब बातों को हमने डिस्कस किया था और आज हम लोग उसी से आगे चलेंगे कि किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे इसको हम लोग थ्योरेटिकली लिखेंगे, कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे और देन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे जो कि बहुत ही जरूरी है वह है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? तो किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन होना चाहिए। उस मैथमेटिकल फंक्शन को ही हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे यदि वह मैथमेटिकल फंक्शन हमारे थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखे गए हैं। मतलब कि जैसे सिंपल एक मैथमेटिकल फंक्शन हमारे पास होता है, सिंपल एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है हमारे पास कि f इज द फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज 0 आर इक्वल के बाद कुछ वैल्यू दे दिया गया, तो यह हमारे पास ये फंक्शन है x का। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं p, v, t एंड s। ये चार थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं और इन चारों के टर्म में ही हमें लिखना है। तो यदि हम लोग कोई फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइन करें इन कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से, अगर डिफाइन करें तो इस तरह के इक्वेशन को ही हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट कहेंगे। तो इसका मतलब यह इक्वेशन ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा, यह एक जनरल मैथमेटिकल फॉर्म बताया गया। अब अगर हमारे पास जैसे मैं एग्जांपल लूं कि आइडियल गैस की बात करते हैं अगर, तो आइडियल गैस के लिए आप इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखते हो और बताते हो 1 मोल गैस के लिए PV इक्वल टू R इंटू टी। तो देख सकते हो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है, एक मैथमेटिकल कंडीशन है यहाँ पर कि PV इक्वल टू RT। P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, R इज द टेम्परेचर, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इसी तरह से अगर हम लोग किसी रियल गैस की बात करते हैं अगर, तो रियल गैस के टर्म में हमारे पास इक्वेशन हो जाता है P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस V इक्वल टू RT। यहां भी देख सकते हो कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में हमारा इक्वेशन लिखा गया। तो यहां पर यह इक्वेशन PV इक्वल टू RT, चाहे P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस V इक्वल टू RT, ये सभी के सभी इक्वेशन ऑफ स्टेट हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट से हम यह पता कर सकते हैं कि हम किस टाइप के गैस की बात कर रहे हैं, किस टाइप के थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसमें क्या उसमें संबंध है, उनके थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स में आपस में क्या संबंध है, हम इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सबसे पहले R.H. फॉलर ने 1931 में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन यह भी सत्य है कि 1931 से पहले ही फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। तो चूंकि फर्स्ट और सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पहले से ही ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है और देन ऐसा महसूस किया गया कि इन फर्स्ट और सेकेंड लॉ के पहले भी एक लॉ होनी चाहिए जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की बात करता हो। तो इसके लिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की परिकल्पना की गई और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बातें की गई और इसको फॉलर ने 1931 में किया। और चूंकि फर्स्ट सेकेंड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका था, देन इससे पहले की बात करनी चाहिए तो डेफिनेटली वो नंबर क्या बचता है, 0 बचता है। इसीलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और आज के स्टेट में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर इस तरह से हम लोग स्टडी करें तो इसको हम लोग लॉजिकल सीक्वेंस कर सकते हैं कि यही हमारे पढ़ने का क्रम होना चाहिए। तो ये तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हिस्ट्री के बारे में थी। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, हम लोग इसको अगर देखें तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मेनली
टेम्परेचर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने इसके पहले के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था थर्मल इक्विलिब्रियम। देन हाउ वी कैन गेट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे हम अचीव करेंगे, हम आज उसकी जानकारी बताएंगे कि क्या होता है उस कंडीशन में। तो हम तो स्टेटमेंट में पढ़े थे इसको इसके पहले कि थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आने के लिए। लेकिन ये थर्मल इक्विलिब्रियम होता कैसे है, कैसे इक्विलिब्रियम आता है, तो इसके लिए हमें जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास 3 थर्मोडायनामिकल सिस्टम्स हैं जिनको कि मैंने ए, बी और सी के नाम से दिया और बताया गया कि ए जो है थर्मोडायनामिकल सिस्टम ए है वह बी से और सी से सेपरेटली अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जियोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यह कहता है कि यदि ऐसा है, मतलब कि यदि ए सेपरेटली बी और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा तो डेफिनेटली बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो इसी को अगर स्टेटमेंट वाइज समझा जाए कि इफ देयर आर 3 थर्मोडायनामिकल सिस्टम्स ए, बी एंड सी सच दैट ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी एंड सी सेपरेटली, then B and C will also be in mutual thermal equilibrium। अब इसी चीज को हम लोग एक फिगर वाइज समझते हैं। तो जैसे यहां फिगर पर आप देख रहे हो, यहां पर हमारे पास 3 हमने सेक्शन डिवाइड किया। जिसे एक को लिखा है सिस्टम ए, एक को मैंने कहा दिस इज सिस्टम ए, दिस इज सिस्टम बी एंड दिस इज सिस्टम सी। अब सबसे महत्वपूर्ण है ये वाल्स। तो ये हमने कहा कि ये जो आउटर वाल्स है, जो इसको दिख रहा, बाउंड्री दिख रही है, ये एडियाबेटिक वाल है, मतलब इससे कोई बाहर एनर्जी इन तीनों सिस्टम में आपस के एक्सचेंज के अलावा बाहर में एनर्जी नहीं जा सकती। साथ ही साथ बी और सी को भी मैंने कंप्लीटली सेपरेट कर दिया एडियाबेटिक वाल से। तो इसका मतलब बी और सी आपस में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखो ये येलो कलर की एक वाल तैयार की है। येलो कलर का वाल का मतलब क्या है, यहाँ पर ये कंडक्टिंग वाल है। मतलब ए इस येलो कलर के वाल के माध्यम से सिस्टम ए बी के साथ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ले सकता है, दे भी सकता है। ए सी के साथ एनर्जी दे भी सकता है, ले भी सकता है, क्योंकि ये भी एक कंडक्टिंग वाल है। इसी चीज को मैंने स्टेटमेंट में ऊपर लिखा है कि सिस्टम ए इज सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी एंड सी। बी और सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो देन बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यह जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऐसा कहता है। तो यहां से सब बातें समझ में आ गई होंगी। पुनः मैं समझा देता हूं। देख तो यहां पर क्या बताया गया कि हमारे पास 3 थर्मोडायनामिकल सिस्टम्स हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। ए को बी और सी से सेपरेट किया है मैंने कंडक्टिंग वाल के माध्यम से, और बी व सी को मैंने एडियाबेटिक वाल से। ऐसा इसलिए किया गया कि जब एडियाबेटिक वाल है तो इसका मतलब बी और सी आपस में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम बी और ए एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि इनके बीच का जो वाल है, सेपरेटिंग वाल है, वह कंडक्टिंग टाइप है। सिमिलरली सिस्टम ए और सी भी एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि इनका भी जो सेपरेटिंग वाल है वह कंडक्टिंग वाल है, कंडक्टिंग टाइप का है ना। तो इस तरह से जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर लिखा कि सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी, सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, देन अगर ऐसा है देन बी एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमें इस बात को प्रूव भी करना है। तो अब जो मैंने बातें बताया उसी चीज को स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो फिगर में क्या बताया, देयर आर 3 सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम ए, बी एंड सी। B and C are separated with A through a conducting wall. However, B and C are separated through a adiabatic wall. As time passes, A becomes in thermal equilibrium with B and C separately by exchanging of heat with them. Under this condition, when adiabatic wall between B and C is removed, then no exchange of heat energy between B and C will take place. This so that B and C are also in mutual thermal equilibrium। क्या से देखते हैं तो क्या बताया गया। अब इसमें स्टेटमेंट लास्ट में क्या मैंने बताया कि यदि मान लीजिए कि हमने कहा कि ए बी से एनर्जी एक्सचेंज कर लिया, ए सी से भी कर लिया, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, बी सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। अब इस अवस्था में यदि मैं इस कंडक्टिंग वाल को रिमूव कर दूं
तो सॉरी एडियाबेटिक वाल्व को रिमूव कर दो तो बी और सी में आपस में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। और यह बात प्रमाणित करता है, यह अवस्था प्रमाणित करता है कि बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में थे, क्योंकि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होते तो डेफिनेटली बी से सी में अथवा सी से बी में एनर्जी का ट्रांसफर हुआ होता है ना। तो इसी चीज को ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया और इसी चीज को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया गया। क्लियर? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें टेम्परेचर का कंसेप्ट देता है कि एक्चुअली व्हाई एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, क्या कारण है इसका। तो इसके लिए बताया गया कि इसका कारण जो है वो टेम्परेचर होता है और इस तरह से टेम्परेचर ही इसका सिग्निफिकेंस होता है। अब इसी बात को जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहेंगे कि हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया जाए कि हमारे पास क्या बताया गया, हमें कहा गया कि हमारे पास तीन सिस्टम है ए, बी और सी। तो सिस्टम ए के लिए अब अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखे तो फॉर सिस्टम ए तो हम लोग लिख सकते हैं कि phi1 इक्वल टू पी ए वी ए। मैंने ये बताया कि मान लिया जाए कि हमारे, जैसे मैंने ये रिप्रेजेंट किया था इस तरह से, तो उसी चीज को यहां पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम ए था, ये बी था और ये वाला सी था। मैंने कहा कि मान लिया जाए कि इसको हम लोग, इसका प्रेशर पी ए और वॉल्यूम वी ए था, इसका पी बी और वॉल्यूम वी बी था, इसका पी सी और वॉल्यूम वी सी था, ऐसा हमने मान लिया। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा थर्मोडायनामिकल सिस्टम ए को मैं दो वेरिएबल पी और वी के टर्म में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूं। दिस इज phi1 इक्वल टू पी ए वी ए। ठीक, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग बी वाले के लिए बात करते हैं तो इसको हम लोग phi2 से रिप्रेजेंट करेंगे और कहेंगे दिस इज पी बी वी बी। और सी वाले को सिमिलरली हम लोग phi3 से एक्सप्लेन करेंगे और कहेंगे कि पी सी वी सी। अब हमें जो स्टेटमेंट कहा गया हम उस पर आते हैं। तो बताया गया है कि A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ B। तो सिंस A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ B, तो दिस इंप्लाई दैट phi1 PA VA दिस इज इक्वल टू phi2 PB VB। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि बताया गया कि A इक्विलिब्रियम है B के। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लेट दिस इज स्मॉल फंक्शन f। हम सभी कोऑर्डिनेट को एक साथ ले लेते हैं, तो PA VA PB VB दिस इज 0। ये हमने, अब हमारे पास चार वेरिएबल हो गए। हम इसमें से एक वेरिएबल PB को बाहर ले लेते हैं। अब क्या ये संभव है ऐसा? तो हम लोग इसको F1 मान लेते हैं और कहते हैं PA VA और VB। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाता है। अब ये कैसे किया गया इसको समझिए। मान लीजिए जैसे कहा गया कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, यहाँ पर सपोज कहा गया कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कहा गया। तो ये अभी देखते हो क्या, लेफ्ट साइड क्या फंक्शन है f(x) है, राइट साइड फंक्शन ऑफ y है। अगर आपस में दोनों बराबर हैं तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। जैसा मैंने यहाँ किया कि हमने दोनों को एक साथ लेकर आया तो ये चार वेरिएबल का फंक्शन हो गया। अब अगर मान लिया जाए कि इसको हम लोग लिखे इस तरह से कि ये आ गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो नाउ दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ y, और जो इधर आप देख रहे हो x, ये y। तो इस तरह से हमने एक वेरिएबल को कॉमन ले लिया और हमने कहा कि इस तरह से। सिमिलरली जरा देखो क्या है कि आल्सो वी हैव A is in thermal equilibrium with C. So this imply that phi1 PA VA this is equal to phi3 PC VC।
तो हम लोग यहाँ से देखो एक काम यहाँ करना था, हम लोग को यहाँ पी ए निकालना चाहिए था, क्योंकि हम लोग का यहाँ पी दिख रहा है, बी भी तो इसमें है ही नहीं, तो ये हो जाता हमारा पी बी ये यहाँ रहा था। ठीक है, मेरा इस तरह से इक्वेशन हो गया। तो अब देखो यहाँ जैसे बताया गया, मैंने कहा कि 5(1) PA/VA = 5(3) PC/VC। तो अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते थे कि स्मॉल f2 फंक्शन हो जाएगा PA/VA PC/VC, दिस इज 0। तो यहां से भी हम लोग PA को कॉमन निकाल लिए और बताया कि ये अब एक नया फंक्शन हो जाएगा f2, कैपिटल F2, ये हो जाएगा VA PC और VC। इसको ऐसे बता सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो अब इक्वेशन 4 और 5 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 वी हैव F1 VA PB VB = यहां से क्या मिला, F2 VA PC VC, या यहां से आपका देखो दोनों में VA कॉमन है, इसको हटा लिया जाए तो अगेन ये 2 वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा। देखो हम लोग जो 2 वेरिएबल के फंक्शन को 5 से, 4 वेरिएबल के फंक्शन को स्मॉल f से और 3 वेरिएबल के फंक्शन को कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो VA कैंसिल आउट हो गया, अब 2 वेरिएबल का बचा, तो इसको क्या, ये B वाला है तो इसको phi2 कह देंगे, तो ये हो जाएगा PB VB। इधर क्या हो जाएगा, phi3 हो जाएगा, C वाले के लिए है तो PC VC। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाई दैट B is in thermal equilibrium with C, और यही तो जीरो थर्मोडायनेमिक्स है। तो thus we have phi1 PA/VA, ये इक्वल था phi2 PB/VB के, और यह इक्वल आया phi3 PC/VC के, है ना। तो 3 सिस्टम अलग अलग हैं, तीनों की प्रॉपर्टी आपस में बराबर हो गई। तो इसका मतलब कि phi1 PA/VA = phi2 PB/VB = phi3 PC/VC, विच मीन्स दैट कि यदि A B C 3 सिस्टम से तीनों के भले ही प्रेशर वॉल्यूम अलग अलग थे, लेकिन यह प्रॉपर्टी आपस में, जिस प्रॉपर्टी को हम phi से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आपस में बराबर है। इसका मतलब ये लिख सकते हो फाइनली कि phi PV दिस इज कांस्टेंट, यह कांस्टेंट है। और अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करें कि पहला चीज तो यह है कि भले ही अलग तीनों सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग है, इसके बावजूद भी सभी की सभी यह प्रॉपर्टी जो phi से एक्सप्लेन की जा रही है, और phi से क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम को, तो वह कांस्टेंट है। इसका मतलब कि तीनों के तीनों सिस्टम हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। तो हमने प्रारंभ कहां से किया था कि A थर्मल इक्विलिब्रियम है B के, A थर्मल इक्विलिब्रियम है C के, और यहां से क्या मिल गया कि तब B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ठीक है, हमारे पास phi इज एज ए फंक्शन ऑफ P एंड V इज इक्वल टू कांस्टेंट किस तीनों सिस्टम के लिए, तो वह कौन सा वैल्यू है जिस पर कि यह डिपेंड करता है। तो यदि हम डायमेंशन वाइज चेक करते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि दैट कांस्टेंट इज द टेम्परेचर। ये कांस्टेंट था तीनों ही सिस्टम में, और इसी कांस्टेंट होने के कारण ही थर्मल इक्विलिब्रियम में हुआ। तो इस प्रकार से हम यह भी बता सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें टेम्परेचर का कंसेप्ट देता है कि इफ ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम हैव से एट द सेम टेम्परेचर देन दे विल से इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब इसी चीज को हमने लिखा कि द कॉमन प्रॉपर्टी विच डिसाइड्स वेदर और नॉट द थर्मोडायनामिकल सिस्टम आर इन म्यूचुअल थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। Thus, if 2 or more than 2 thermodynamical systems are not in thermal equilibrium, they must be at different temperature। मतलब कि यदि कोई कहता है कि हमारे पास यह एक सिस्टम है, इधर टेम्परेचर T1 है, इधर टेम्परेचर T2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन यदि हर एक हिस्से में टेम्परेचर वही हो जाए जो किसी अन्य हिस्से पर है,
मतलब सब जगह आपस में टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में है और इसको ऑब्टेन कैसे किया गया, समझाया कैसे गया, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के माध्यम से समझाया गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम इसको बताएंगे।